बिहार में मानव विकास उप मिशन के अंतर्गत कितने विभाग शामिल हैं? तो इसके अंदर टोटल 7 विभाग को रखा गया है। कितने विभाग है? 7 विभाग है। जरा देख लीजिए यहाँ पे डिटेल में कह रहा है कि बिहार में मानव विकास उप मिशन के अंतर्गत 7 विभाग शामिल हैं, जो इस प्रकार हैं। 1 नंबर में स्वास्थ्य विभाग। यहाँ ध्यान रखिए, मानव विकास उप मिशन के अंतर्गत स्वास्थ्य है, शिक्षा फिर आ जाएगा, समाज कल्याण विभाग आ जाएगा, अनुसूचित जाति एवं जनजाति दोनों आएगा, पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग दोनों आएगा, अल्पसंख्यक वर्ग भी आएगा, अल्पसंख्यक कल्याण विभाग, साथ में आपदा प्रबंधन विभाग आएगा। ये 7 को रखा गया आपको मानव विकास उप मिशन के अंतर्गत। आप देख रहे हैं directstudy.com, जहाँ पे आपको कराया जा रहा है बिहार स्पेशल, जिसके अंतर्गत बिहार का इतिहास, उसके बाद बिहार का भूगोल। अब आज आप देख रहे हैं आर्थिक परिदृश्य, इसका मतलब होता है इकोनॉमिक्स, आज कराया जा रहा है आपको। ये है पूर्वावलोकन, देख सकते हैं आप नीचे में। बीपीएससी के द्वारा अभी तक जितना भी क्वेश्चन पूछा गया है 32 सालों के अंदर, वो टोटल क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ। ये किताब लमसम कंप्लीट हो चुके हैं। आपको क्या करना है कि चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लेना है, ताकि आपको जब भी वीडियो अपलोड करा जाए आपको आसानी से मिल जाए। साथ ही आपको एक जानकारी आपको दे दे, इसका फ्री ऑफ कॉस्ट पीडीएफ टेलीग्राम पे मिलता है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। चलिए आगे देखते हैं। बिहार बजट 2024-25 में किस क्षेत्र को सबसे अधिक आवंटन प्राप्त हुआ, मतलब सबसे ज़्यादा पैसा किसको मिला? तो वो है शिक्षा विभाग को दिया गया। शिक्षा पर खर्च करना जरूरी है, बिहार को आगे बढ़ाने के लिए शिक्षा को आगे बढ़ाना सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। बिहार राज्य बजट 2024-25 में शिक्षा को सर्वाधिक आवंटन प्राप्त हुआ। विभाग को आवंटित राशि जो है वो है, यहाँ से आप देख सकते हैं 52,639.03 करोड़ रुपए व्यय है। बिहार बजट 2025-26 में भी शिक्षा विभाग को सर्वाधिक 60,964.87 करोड़ रुपए राशि आवंटित की गई है। तत्पश्चात स्वास्थ्य विभाग के लिए दूसरा नंबर आता है, 20,035.80 करोड़ रुपए आवंटित किया गया है। ये 2025-26 वाला आपके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, याद रखेंगे आप लेटेस्ट डाटा को भी। बिहार की उस योजना का नाम बताइए जो निर्यातोन्मुखी इकाइयों की स्थापना के लिए अपेक्षाकृत उच्च स्तरीय अवसंरचनात्मक सुविधा के लिए निर्माण पर ध्यान देती है। तो इसको आंसर दीजिएगा, एक्सपोर्ट प्रमोशन इंडस्ट्रियल पार्क, EPIP बोलते हैं इसको। समझ में आया बात? ध्यान रखिएगा, यहां देख लीजिए जरा डिटेल में। कह रहा है बिहार सरकार के वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय द्वारा विकसित निर्यात संवर्धन औद्योगिक पार्क, एक्सपोर्ट प्रमोशनल इंडस्ट्रीज पार्क एक ऐसी अधिक उत्पादन निर्यातों का प्रसंस्करण क्षेत्र है जो कि हाजीपुर में स्थित है। यह निर्यातोन्मुखी इकाइयों के लिए अपेक्षाकृत उच्च स्तरीय अवसंरचनात्मक सुविधा के निर्माण पर ध्यान देती है। इतना आपको बात थोड़ा सा याद रखना होगा। आगे देखिए, सेशन पसंद आएगा आप लाइक जरूर कर दीजिएगा वीडियो को, ताकि और भी लोगों को यूट्यूब रिकमेंड करे इस वीडियो को। बिहार का प्रति व्यक्ति शुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद स्थिर कीमतों पर देश की तुलना में कम है। वर्ष 2018-19 में यह क्या था? तो ये 20 में क्वेश्चन आया था, तो 18-19 का पूछा था, तो ये डाटा हमारे लिए काम का नहीं है। हमारे लिए डाटा काम का है, यहाँ पे देखिए कह क्या रहा है कि यहाँ देखिएगा 2024-25 के अनुसार वर्ष 2023-24 में स्थित 2011 से 12 कीमतों पर बिहार का प्रति व्यक्ति निवल राज्य घरेलू उत्पाद जो है 32,174 रुपये प्रति औसत, इतना रुपए का मात्र इतना प्रतिशत था। इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 1,06,744 रुपये का मात्र इतना प्रतिशत था, जबकि वर्ष 2022-23 क्यू में यह बढ़कर 30.1% था, यानी 30.98% आपको याद रखना होगा फिलहाल वाला। आगे आइए, बिहार के सकल, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बिहार के सकल घरेलू उत्पाद GDP और P ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट में कृषि का कितना योगदान रह रहा है? तो 19% तकरीबन कृषि ही योगदान दे रहा है। देखिए कह रहा है बिहार आर्थिक सर्वेक्षण
2023-24 के अनुसार बिहार के सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी में कृषि का योगदान लगभग 20% है। विदित हो कि द्वितीयक तथा तृतीयक क्षेत्र का हिस्सा क्रमशः 20% द्वितीयक क्षेत्र का और 60% तृतीयक क्षेत्र का है। विदित हो कि कई समाचार पत्रों में बिहार की जीडीपी में कृषि का योगदान 19% दर्शाया गया है। बिहार लोक सेवा आयोग ने प्रारंभिक उत्तर पूंजी में इसका विकल्प डी उत्तर दिया था, यानी 26%, जो गलत है। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 वर्ष 2023-24 स्थिति 2011-12 कीमतों पर बिहार के सकल राज्य घरेलू उत्पाद में कृषि एवं संबंध क्षेत्र का योगदान जो है 19.36% है। इसको लगभग आप 20% कह सकते हैं, लगभग, ध्यान रखिएगा। 2019-20 में बिहार के जीएसडीपी में कितना ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट किसका 60.2% हिस्सा था? तो सेवा क्षेत्र का था। 2019-20 का है, जो कि आपको नया डाटा याद रखना होगा, ये पुराना डाटा हो गया है। नया डाटा में आपको यहाँ से आइए देखिएगा यहाँ से बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार वर्ष 2023-24 त्वरित में स्थित मूल्य 2011-12 पर बिहार में ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट जीएसडीपी में तृतीय क्षेत्र सेवा क्षेत्र में 58.29 मतलब 50% का योगदान रहा है। बिहार राज्य, गौर से सुनिए, बिहार राज्य के सकल राज्य मूल्य वर्धित ग्रॉस स्टेट वैट एडेड में कृषि और संबंध क्षेत्रों का योगदान वित्तीय वर्ष 2017-18 में डैश था। तो ये बहुत पुराना डाटा है, इसको हटा दीजिए। अब आपको इसको नया डाटा में याद करना पड़ेगा। तो उसके लिए आपको देखना पड़ेगा यहाँ पे, इस जगह से देखिए, यहाँ से देखिए, बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार 21.5% था। कितना परसेंट? 21.5% ये हिस्सेदारी था। बिहार अर्थव्यवस्था की विकास दर पर 2018-19 में स्थिति कीमत पर क्या थी? तो ये भी पुराना डाटा है। यहां देखिए, कह रहा है बिहार आर्थिक समीक्षा 2024-25 के अनुसार 10.9% होगा। आंसर इसका क्या होगा? 10.9% लेटेस्ट के हिसाब से। अगला प्रश्न आपके सामने है कि वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए राजकोषीय घाटा बिहार जीएसडीपी का डैश होने का अनुमान है। तो राजकोषीय घाटा ये पूछा जाता है हमेशा, ये पुराना डाटा है। आपको नया डाटा परसेंट में बताना होगा, वो यहाँ पे है। देखिए 2000 यहाँ पे बिहार बजट 2025-26 में एसजीडीपी स्टेट ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ठीक है, इतना करोड़ रुपए था। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, 1 मिनट, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, मतलब 10,97,264 करोड़ रुपए था का इतना प्रतिशत अनुमानित रहा है कि इतना लॉस में जाएगा। वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए राजकोषीय घाटा, समझे, बिहार के ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट का 2.98% रहना अनुमानित है, ठीक है। तो ये डाटा आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये राजकोषीय घाटा पूछता है, 2.98 तकरीबन 3% लगभग। भारत में चालू मूल्यों पर प्रति व्यक्ति न्यूनतम आय वाला राज्य क्या है? तो अपना बिहार ही है। बिहार सबसे न्यूनतम राज्य में रह रहा है। देखिए जरा, कह रहा है प्रश्न काल अर्थात आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार, ठीक है, सही उत्तर। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार आधार वर्ष 2011-12 के मूल्य पर बिहार की प्रति व्यक्ति आय जो है 2023-24 क्यू तथा वर्ष 2022-23 प्रीवियस, समझे, 36,333 रुपये तथा 33,763 रुपये पर कैपिटल ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट है। इस अवधि के दौरान चालू मूल्यों पर क्रमशः 66,828 रुपये और 59,244 रुपये है। बिहार की कुल श्रम शक्ति में कृषि श्रमिकों का अनुपात कितना है? तो इसका स्टार दिया गया है, मतलब इस चारों में से कोई नहीं है। फिर से क्वेश्चन समझिए, बिहार की कुल श्रम शक्ति में ना कृषि श्रमिक कितना अनुपात में है?
देखिए वर्ष 2001 के जनगणना के अनुसार भारत में श्रम सहभागिता इतना प्रतिशत, जबकि बिहार में इतना प्रतिशत था। बिहार की कुल श्रम शक्ति कृषि इतना 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 था। बिहार आर्थिक, हाँ यहाँ से देखिए, बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार वर्ष 2023-24 में बिहार में कृषि, वानिकी एवं मत्स्य खेत में समायोजित श्रमिक जो था पुरुष और महिला दोनों को लेकर वो 54.2% है, 54.2%, जबकि संपूर्ण भारत में यह देखा जाए तो 46.1% ही है मात्र। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण पहली बार किस वित्तीय वर्ष के लिए प्रकाशित किया गया था? पहली बार तो 2006-07 में प्रकाशित किया गया था। बहुत अच्छा ही क्वेश्चन है, स्टार कर देता हूँ, मार देता हूँ इसमें। बिहार सरकार द्वारा वार्षिक आर्थिक सर्वेक्षण पहली बार वित्तीय वर्ष 2006 से 7 में तत्कालिक उप मुख्यमंत्री और राज्य के वित्त मंत्री सुशील कुमार मोदी द्वारा प्रस्तुत किया गया था। आगे कह रहा है बिहार राज्य ने पहली बार ग्रीन बजट कब पेश किया? बहुत अच्छा ही क्वेश्चन में जाएगा। तो वित्तीय वर्ष 2020 से 21 में ग्रीन बजट भी पेश किया गया। देखिए बिहार राज्य ने पहली बार वित्तीय वर्ष 2020 से 21 में ग्रीन बजट प्रस्तुत किया। सरकार के व्ययों को पर्यावरण संदर्भों से सुमेलित करने के उद्देश्य से पृथक रूप से ग्रीन बजट प्रस्तुत करने वाला जो बिहार देश का पहला ऐसा राज्य बना है। कह रहा है 2017 से 18 में बिहार राज्य में कृषि में कार्यरत जनसंख्या का प्रतिशत क्या है? फिर से आ गया वही क्वेश्चन, तो पुराना है, नया डाटा में देखना होगा। बिहार में जनसंख्या इतना, तो ये क्वेश्चन जो है ये फिलहाल पुराना क्वेश्चन है, तो इस क्वेश्चन को आप इग्नोर करिए। देखिए प्रति व्यक्ति आय के मापदंड के अनुसार बिहार का कौन सा जिला सबसे गरीब है? ये अच्छा क्वेश्चन है, लेकिन 2016 में आया था शिवहर जो सबसे गरीब के अंतर्गत है, लेकिन ये 2016-17 के हिसाब से है। अभी लेटेस्ट के हिसाब से हम यहाँ पे दिखाएंगे आपको। देखिए यहाँ का रहा है, यहाँ से देखिए बिहार आर्थिक समीक्षा 2024-25 के अनुसार वर्तमान में भी प्रति व्यक्ति आय के मापदंड के अनुसार बिहार का शिवहर जिला जो है सबसे गरीब है। शिवहर, शंकर भगवान सबसे ऐसे भी गरीब रहते हैं, भंगी महाराज। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार वर्ष 2022-23 बिहार के सबसे समृद्ध 3 जिले, सबसे समृद्ध पटना सबसे ज़्यादा है, बेगूसराय उसके बाद आएगा, उसके बाद मुंगेर आएगा। बिहार के सबसे गरीब 3 जिले में आएगा शिवहर एक नंबर पे, उससे थोड़ा अच्छा है सीतामढ़ी, और उसके बाद है अररिया। समझे कुछ बात? ये पुराना क्वेश्चन है, देखिए जरा। वर्ष 2017-18 के दौरान बिहार में तृतीय क्षेत्र के विकास दर क्या है? विकास दर पूछ रहा है तृतीय क्षेत्र का, तो ये तो हमारे काम का नहीं, हमारे काम का इसमें मिलेगा। आइए यहाँ देखते हैं, यहाँ देखिएगा बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार वर्ष 2023-24 में स्थिर कीमतों पर प्राथमिक, द्वितीयक एवं तृतीयक क्षेत्र की वृद्धि दर ऐसे है। प्राथमिक क्षेत्र में 5.7%, 8.2% द्वितीय क्षेत्र में, और तृतीय क्षेत्र में वृद्धि दर देखा गया है 10.8% अनुमानित किया गया है। वर्ष 2017-18 में मौजूदा कीमतों पर बिहार राज्य का सकल राज्य घरेलू उत्पाद GSDP क्या था? तो ये तो आपको पुराना डाटा है, अब नया में आइए देखते हैं। यहाँ से आइडिया तो लग ही रहा होगा किस किस टाइप के क्वेश्चन पूछा जाता है। यहाँ देखिए बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार क्रमशः इतना करोड़ रुपए तथा इतना करोड़ रुपए था, जबकि बिहार सरकार आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार स्थिर 2011-12 एवं वर्तमान कीमत पर बिहार का सकल राज्य घरेलू उत्पाद 2023-24 में इतना और इतना था। समझे? 25 का अगर देखिएगा तो यहाँ पे दिया गया है, एक तो ये है 4,68,746 और 3,44,028 करोड़ रुपए है आपको। और देखिए बिहार राज्य में वर्ष 2016-17 के दौरान आर्थिक विकास दर क्या थी? तो ये पुराना डाटा है, नया डाटा आपको यहाँ देखना होगा फिर से। यहाँ से देखिए बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार वर्तमान एवं स्थिर 2011-12 कीमत पर क्रमशः 13.3% एवं 7.5% है तक पहुँच गई है।
अगला है बिहार में 2005-06 से 2014-15 के मध्य किस क्षेत्र में सर्वाधिक वृद्धि दर्ज की गई थी। तो ये पुराना डाटा है, इसको छोड़ दीजिए। इम्पोर्टेंट, बहुत क्वेश्चन इम्पोर्टेंट में अब जाता है। जीविका जो है बिहार सरकार की एक पहल है, इसका संबंध क्या है? तो रोजगार सृजन भी करता है, गरीब उन्मूलन से भी, वित्तीय समावेशन से, सार्वजनिक वितरण से। इसका आंसर ई जाएगा। एक में रुक जाएगा, इसका सार्वजनिक वितरण यहाँ लिखा है, वितरण से नहीं है। वित्तीय समावेशन हो सकता है, रोजगार सृजन करता है, गरीब उन्मूलन करता है, ये तो करता ही है। फिलहाल सी मारा जा रहा है, सी को ही देखते हैं। वैसे अभी सभी क्षेत्र में उस समय का एक क्वेश्चन था, देखिए। बिहार ग्रामीण जीविका परियोजना बिहार सरकार द्वारा गरीब उन्मूलन हेतु उठाई गई एक महत्वाकांक्षी पहल है। इस परियोजना का उद्देश्य ग्रामीण समुदाय विकास विशेषकर गरीब तबके के लोगों को उसके जीविकोपार्जन के लिए समुचित अवसर उपलब्ध कराना है। देखिए, बिहार में SPUR परियोजना का संबंध है, बहुत इंपॉर्टेंट है, नगर निगम वित्त से, नगर निगम वित्त से संबंधित है SPUR। सपोर्ट प्रोग्राम फॉर अर्बन रिफॉर्म्स बिहार में शहरी सुधार के लिए सहायता कार्यक्रम बिहार सरकार और यूनाइटेड किंगडम के अंतर्राष्ट्रीय विकास विभाग द्वारा एक 6 वर्षीय साझेदार कार्यक्रम है। स्थानीय शहरी निकाय परियोजना में निजी निवेश के लिए आर्थिक आकर्षण को बढ़ाने हेतु SPUR परियोजना के माध्यम से आर्थिक वृद्धि तथा शहरी गरीबी को हटाने पर बल दिया गया है। SPUR कार्यक्रम के 5 घटक निम्न है: नगरीय प्रशासन और योजना, नगर वित्त, नगर आधारभूत संरचना, स्थानीय आर्थिक विकास तथा सामाजिक विकास, गरीबी उन्मूलन एवं आजीविका। अगला है जीवंत ग्राम कार्यक्रम के संबंध में सही कथन का चयन कीजिए। तो आंसर हो जाएगा आपका कि यह उत्तरी सीमा पर सीमावर्ती गांवों के विकास के लिए बनाया गया है, जीवंत ग्राम परियोजना या कार्यक्रम। गौर से सुनिएगा, बजट भाषण 2022-23 के अनुसार उत्तरी सीमा के ऐसे सीमावर्ती गांव जहां की जनसंख्या बहुत ही विरल यानी बहुत ही कम है, उसकी कनेक्टिविटी और बुनियादी सुविधाएं भी बहुत ही सीमित है तथा विकास के लाभ से वंचित रह गए हैं, को जीवंत ग्राम कार्यक्रम के अंतर्गत लाया जाएगा। यहाँ के क्रियाकलापों में गांव की बुनियादी सुविधा, आवास, पर्यटन केंद्र के निर्माण, सड़क संपर्क विकेंद्रीकरण, नवीकरणीय ऊर्जा व्यवस्था, दूरदर्शन और शिक्षा चैनलों के लिए डायरेक्ट टू होम एक्सेस की व्यवस्था और आजीविका सृजन के लिए सहायता जैसे कार्य किए जाएंगे। इस क्रियाकलापों के लिए अतिरिक्त धन उपलब्ध कराया जाएगा। बिहार सरकार के अगस्त 2018 में एक नई योजना सतत जीविकोपार्जन योजना शुरू की। इस योजना का उद्देश्य क्या है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन में ये जाएगा, समझे। तो देखिए, अत्यंत गरीब परिवारों के सतत आय का सृजन करने वाली परिसंपत्ति प्रदान करना। बिहार सरकार ने 5 अगस्त 2018 को सतत जीविकोपार्जन योजना को शुभारंभ किया था। योजना देसी शराब और तारी के उत्पादन तथा बिक्री में पारंपरिक रूप से जुड़े परिवार जिनकी राज्य में शराबबंदी के बाद आर्थिक स्थिति कमजोर हो गई है, जैसे निर्धन परिवार के साथ ही अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य समुदाय के लक्षित अत्यंत निर्धन परिवार के लिए शुरू की गई है। ऐसे परिवारों को राज्य सरकार इस योजना के अंतर्गत सतत जीविकोपार्जन एवं क्षमता निर्माण हेतु 60,000 से 1 लाख रुपए तक की वित्तीय सहायता प्रदान करेगी। देखिए, बिहार राज्य में गरीबी रेखा के नीचे लोगों की अधिकतम संख्या होने का कारण क्या है? स्टार लगा देता हूँ, इसके पीछे रीजन है ना, इनमें से सभी है रीजन, समझे। देखिए, भूमि सुधारों की असफलता भी है, राजनीतिक इच्छा का अभाव भी है, श्रमिक वर्ग की अधिक संख्या के कारण ऐसा हो रहा है। देखिए, बिहार राज्य भारत के सर्वाधिक गरीब राज्यों में से एक है। बिहार इस गरीबी का प्रमुख कारण राज्य में भूमि सुधार की असफलता रहा है। भूमि सुधार की इस असफलता के कारण यह राजनीतिक इच्छा शक्ति का अभाव रहा है। पुनः औद्योगिक रूप से पिछड़ा राज्य होने के कारण बिहार में श्रमिक वर्ग की संख्या भी काफ़ी अधिक है। अतः उपयुक्त तीनों विकल्प बिहार के पिछड़ेपन का कारण है। फिर एक बार दिला दूँ याद, अगर आपको सेशन मेरा अच्छा लगता है, मेरा मेहनत आपको पसंद आता है, तो आप कुछ सुझाव है कमेंट्स में ज़रूर लिखिए ताकि हमें अच्छा लगेगा। प्रति व्यक्ति आय के अवरोही क्रम में बिहार राज्य के जिलों का सही क्रम चुनिए। ये 2022 में क्वेश्चन आया था, उस हिसाब से है, तो इसको छोड़ देते हैं। हम आपको दिखाते हैं नया वाला के हिसाब से। यहाँ देखिए, 2024-25 के अनुसार विकल्पगत जिलों का वार्षिक 2022-23 के प्रति व्यक्ति निवल जिला घरेलू उत्पाद निम्न है। यहाँ से देखिएगा,
यहाँ पे प्रति व्यक्ति निबल जो जिला घरेलू उत्पाद है 2022-23 के अगर स्थिति से देखिएगा, किशनगंज, नवादा, पूर्वी पंचमहल, अररिया और शिवहर ऐसे करके दिया गया। ये सीक्वेंस में है, सबसे ज़्यादा उससे कम, उससे कम, उससे कम, उससे कम, इस तरह के दिया गया। कह रहा है बिहार सरकार ने 1 अप्रैल 2019 में सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन प्रणाली CFMS शुरू की। यह प्रणाली है तो ये जानते हैं क्या, राज्य में समस्त वित्तीय कार्यकलापों को ऑनलाइन तथा कागज रहित बनाएगी, इसीलिए किया गया था। केंद्र सरकार, थोड़ा नीचे कर देता हूँ, केंद्र सरकार और विकास राज्य की तर्ज पर बिहार सरकार ने लेन देन की प्रक्रिया पारदर्शिता लाने के लिए 1 अप्रैल 2019 से समेकित वित्तीय प्रबंधन प्रणाली, जिसको कॉम्प्रिहेंसिव फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिस्टम की शुरुआत की। इस नई व्यवस्था के तहत सभी विभागों के बजट निर्माण की प्रक्रिया ऑनलाइन होने के साथ बजट के प्रोविजन, अलॉटमेंट और निकासी भी ऑनलाइन होगी। बिहार पर बकाया ऋण कितना है, तो स्टार लगा हुआ है, ये डाटा नहीं, दूसरा डाटा आप देख लीजिए नीचे से, क्योंकि ये 2001 का क्वेश्चन था। यहाँ देखिए, वित्तीय वर्ष 2025-26 में लोक ऋण का शेष इतना करोड़ रुपए रहने का अनुमान है। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 3,53,819 करोड़ रुपए रहने का अनुमान है, जो GSDP इतना करोड़ रुपए का इतना प्रतिशत है। आगे कहा 2025-26 के अंत दायित्व के साथ जो लोक ऋण का शेष है वो इतना करोड़ रुपए रहने का अनुमान है, जो मतलब GDP जो है उसके हिसाब से इतना प्रतिशत है। बिहार में किस प्रकार के उद्योग की प्रत्याशा एवं संभावनाएं बहुत ज़्यादा है, तो देखिए तेल शोधन भी हो सकता है, वन आधारित उद्योग भी हो सकता है, बालू का खनन उद्योग भी हो सकता है, कृषि आधारित, इसमें से ज़्यादा आंसर जाएगा, एक से ज़्यादा, क्योंकि समुद्र तो है नहीं कि और कुछ हो सकता है। देखिए बिहार में कृषि आधारित उद्योग हो गया, वन आधारित उद्योग हो गया, बालू खनन उद्योग हो गया, तेल शोधन सहित धातु कार्य हो गया, रसायन, प्लास्टिक, विद्युत, चमड़ा आदि उद्योग का संभावना खूब है। बिहार के किस जिले में मक्का का उत्पादन सर्वाधिक होता है, बहुत अच्छा ही क्वेश्चन है, ये 2024 में आया है तो लेटेस्ट ही है, तो सही है, तो आंसर मुजफ्फरपुर आंसर हो जाएगा। इसका डिटेल देखिएगा, बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 के अनुसार दिए गए विकल्पों में 23-24 में बिहार मुजफ्फरपुर जिले में सर्वाधिक मक्का का उत्पादन हुआ था, जबकि पूर्वी चंपारण में इतना टन, सिवान में इतना टन, सारण में इतना टन उत्पादन होता है। हालांकि सर्वाधिक मक्का का उत्पादक अररिया जिला, यहाँ ध्यान दीजिएगा, अररिया जिला में होता है। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार 23-24 में मक्का के उत्पादन का सर्वाधिक उत्पादक जिला पूर्णिया रहा है। 2024-25 के हिसाब से देखिएगा तो तत्पश्चात अररिया रहा 2 नंबर पे, फिर कटिहार रहा। तो ये हम लोग को डाटा यहाँ से याद रखना है, यहाँ से यहाँ तक, 1 नंबर पूर्णिया, 2 नंबर अररिया, फिर कटिहार रहा। उसका संख्या याद नहीं रखना है कितना, बस कौन कितना नंबर पे याद रखना है। बिहार की मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना के संबंध में कौन सा कथन असत्य है, गड़बड़ वाला बताना है, बहुत अच्छा ही क्वेश्चन में जाएगा। तो ये गड़बड़ है। देखिए इस योजना का वार्षिक आय जो है 7,221 रुपये करोड़ प्रस्तावित है। शिक्षा, स्वास्थ्य और समाज कल्याण 3 विभाग द्वारा योजना का संचालन होता है। कन्या शिशु के जन्म के समय उसके परिवार को 2,000 रुपये प्रदान किए जाते हैं। ये तीनों बात सही था, ये गड़बड़ था। यहाँ देखिए बिहार की मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना के संबंध में विकल्प सी असत्य है। इस योजना के अंतर्गत जन्म के से स्नातक तक की शिक्षा पूर्ण करने तक विभिन्न मदों के हिसाब से 54,100 रुपये की मदद की जाएगी। इसमें से स्नातक करने के उपरांत कन्या को 25,000 रुपये की राशि प्रदान की जाएगी। अगर राज्य में बालिका हेतु पहले से चल रही योजना यथा छात्रवृत्ति हो गया, साइकिल योजना इत्यादि को भी शामिल कर लिया जाए तो अन्य राज्य सरकार प्रत्येक बालिका लगभग 60,000 खर्च करेगी। लेकिन एक बात याद रखिएगा, ये 60,000 डाटा भी कम है, 50,000 तो खाली ग्रेजुएशन पर ही मिलता है, ये पहले का डाटा है इसलिए ऐसा है। आगे कर रहा है डिजिटल बिहार कार्यक्रम के तहत कौन से छात्र 2021-22 से कंप्यूटर शिक्षा और प्रशिक्षण प्राप्त करेंगे, तो ई नंबर हो जाएगा। इसका क्या मतलब है, तो देखिए डिजिटल बिहार कार्यक्रम के तहत 6ठी कक्षा से लेकर ऊपर सभी कक्षाओं के विद्यार्थी कंप्यूटर शिक्षा प्रशिक्षण प्राप्त करेंगे। 6ठी से
ऊपर सभी। छोटा नागपुर में प्रारंभिक स्तर पर अर्थव्यवस्था आधारित क्या था? तो ये हो जाएगा वनों पर आधारित था। देखिए ये बहुत पहले का क्वेश्चन। देखिए छोटा नागपुर में प्रारंभिक स्तर पर आर्थिक वन आधारित था। छोटा नागपुर पठारी इलाका है, यह कृषि कार्य सहज नहीं है। प्रारंभिक में तकनीकी विकास के अभाव में न तो शिक्षा उद्योग विकास थे और न ही खनन कार्य संभव हो पा रहा था। अब तो बहुत तरक्की है। बिहार का प्रति व्यक्ति सकल घरेलू राज्य घरेलू उत्पाद ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट 2017-18 वर्तमान कीमतों पर इतना रुपए था। स्थिर कीमतों पर आधार पर 2011-12 पर प्रति व्यक्ति जीएसपी का अनुमान क्या है? तो ये पुराना क्वेश्चन है, इसको छोड़ना पड़ेगा। ये भी पुराना क्वेश्चन है, इसको थोड़ा सा छोड़ दीजिए। ये सब 2017-18 में पूछा गया है, तो ये सब है ना, मोटे अनाज से रिलेटेड जैसा जैसा भी क्वेश्चन है सब तरह का पूछा गया है। बिहार में सामाजिक विकास को बढ़ावा देने से जीविका ने अभूतपूर्व सफलता हासिल की है। सितंबर 2018 तक स्वयं सहायता समूह की अनुमानित संख्या क्या था? तो ये पुराना डाटा है, इसको छोड़ दीजिए। नीचे देखिए, इसमें नया वाला जो डाटा है वो पढ़ते हैं हम लोग। देखिए बिहार आर्थिक समीक्षा 2024-25 के अनुसार जीविका जो है ने सितंबर 2024 तक इतना 1,63.5 हजार स्वयं सहायता समूह और 71.1 हजार ग्राम संगठन गठित किए हैं। वर्ष 2020 से 22 के लिए सबसे कम महिला कार्यबल भागीदारी दर कितने प्रतिशत पर बिहार में दर्ज की गई है? तो ये हो जाएगा, ये 2023 का क्वेश्चन है, ठीक है। तो ये था 4% ग्रामीण क्षेत्र में और 6.5% शहरी क्षेत्र में। श्रम एवं रोजगार मंत्रालय ने 2020-22 के तहत महिला कार्यबल भागीदारी दर के अनुसार बिहार में सबसे कम महिलाओं की भागीदारी कार्यबल भागीदारी जो कि ग्राम क्षेत्र में 4%, शहरी क्षेत्र में 6.5% आंकी गई है। कर अधिकतम कर उद्योग किस जिले में है? तो स्टार लगा हुआ है। इस प्रश्न को बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा विलोपित कर दिया है, मतलब डिलीट कर दिया है कि गड़बड़ है। केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा 24 नवंबर 2021 को प्रकाशित राष्ट्रीय सर्वेक्षण 5 के अनुसार बिहार के लिंगानुपात में काफ़ी अच्छा सुधार हुआ है। यह 2015-16 में डैश से बढ़कर 2022-23 में ये हो गया। तो ये डाटा बहुत पुराना है, छोड़ दीजिए। लिंगानुपात वाला क्वेश्चन को यहाँ से देखिए, ये भी पुराना ही डाटा दिया है, तो छोड़ना पड़ेगा। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार 2020-22-21 में बिहार के सकल घरेलू उत्पाद जीएसटी कितना वृद्धि दर आंकी गई है? ये पुराना डाटा है, तो छोड़ दीजिए। अभी नया वाला देख लीजिए। यहाँ बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार 2023-24 में बिहार का प्रति व्यक्ति या सकल घरेलू उत्पाद गत वर्षों से वर्तमान मूल्य पर 12.8% नापी गई है। निम्नलिखित में से कौन सा एक बिहार की अर्थव्यवस्था के मामले में सही है? देखिए अर्थव्यवस्था का व्यवसायिक ढांचा ऊपर से स्थिर है। भारत में सबसे कम विकास दर में से एक है जो कि 2.5% है। ये सब सही है। ये पुराना क्वेश्चन, उस हिसाब से ये सारे पॉइंट सही है इसके। बिहार में अधिकतर प्राथमिक वस्तुओं का उत्पादन होता है, ये सब सही है। देखिए बिहार की अर्थव्यवस्था की विकास दर 2020-21 में भारत में सबसे कम विकास दर 2.5% राज्यों में शामिल रही है। वहीं बिहार एवं कृषि प्रधान राज्य है जहाँ अधिकाधिक प्राथमिक वस्तुओं का उत्पादन किया जाता है। बिहार के व्यावसायिक ढांचे पर ध्यान दें तो प्राथमिक क्षेत्र में हिस्सा में लगातार गिरावट आ रही है, जबकि तृतीय क्षेत्र में उल्लेखनीय वृद्धि देखने को मिल रही है। उल्लेखनीय है कि बिहार में 2021-22 में 10.98% की वृद्धि दर हासिल की है, जो कि बिहार में तीसरे स्थान पर रहा है। भारत में क्षेत्रवार वृद्धि दर की बात की जाए तो बिहार ने वर्ष 2021-22 में प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र तथा तृतीय क्षेत्र में क्रमशः इतना प्रतिशत और इतना प्रतिशत 13.3% तृतीय क्षेत्र में हासिल करा। बिहार में गन्ना उत्पादन में अग्रणी जिला कौन सा है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। 2020 के हिसाब से है डाटा, लेटेस्ट डाटा हम नीचे से आपको बता दे रहे हैं। यहाँ से बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार 2023-24 में सर्वाधिक गन्ना का उत्पादन, ये जो 2024-25 में होगा ना, वो पीछे वाला डाटा देता है, याद रखिएगा। गन्ना का उत्पादन पश्चिम चंपारण में, ध्यान रखिएगा, पश्चिम चंपारण 1 नंबर में रहा, इतना टन रहा। पश्चात पूर्वी चंपारण, उसके बाद पश्चिम के बाद फिर गोपालगंज रहा, फिर समस्तीपुर रहा, ऐसे करके। बिहार में मछली उत्पादन करने वाला अग्रणी जिला कौन सा? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ये पुराना डाटा है, नया वाला बताता हूँ। अग्रणी जिला यहाँ देखिए, बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार मछली उत्पादन में वर्ष 2023 में बिहार में 3 अग्रणी जिला ऐसे रहा। मधुबनी रहा 1 नंबर पे,
फिर दरभंगा रहा 2 नंबर, फिर पूर्वी चंपारण रहा 3 नंबर पे। बहुत अच्छा ही क्वेश्चन जाएगा। ये दोनों अभी जो क्वेश्चन आपने देखा है, गन्ना और मछली बहुत ज़्यादा पूछता है। 15वें वित्त आयोग, 15वें वित्त आयोग की सिफारिशों के अनुसार 2021 से 26 तक केंद्रीय करों के विभाज्य पूल में बिहार का कितना हिस्सा प्राप्त हुआ है? तो इसमें से ई आंसर जाएगा। 15वें वित्त आयोग की सिफारिश के अनुसार वर्ष 21 से 26 तक केंद्रीय करों के विभाज्य पूल में बिहार को 10.058% हिस्सा प्राप्त होगा, जो कि सभी राज्यों में दूसरा सर्वाधिक है। सभी राज्यों में सर्वाधिक हिस्सा 17 पॉइंट इतना उत्तर प्रदेश का रहा है। उत्तर प्रदेश का बिहार का नंबर आया है। बिहार में वर्ष 21-22 के लिए पेश किए गए बजट में प्रस्तावित नए मंत्रालय किस पर केंद्रित है? तो ये सब पुराना डाटा है, इसको छोड़ना पड़ेगा। आगे आइए, इसको रहने दीजिए। ज़्यादातर क्वेश्चन इस टाइप के जो होगा ना, ये पुराना डाटा है सब। यहाँ पे देखिए, अच्छा क्वेश्चन है कि बिहार के इतिहास में पहली बार राज्य का आर्थिक सर्वेक्षण प्रस्तुत किया गया है। तो आंसर हो जाएगा सुशील मोदी के द्वारा किया गया था आर्थिक सर्वेक्षण। देखिए, मार्च 2007 में बिहार के इतिहास में प्रथम बार आर्थिक सर्वेक्षण तत्कालीन उप मुख्यमंत्री एवं राज्य के वित्त मंत्री जो सुशील कुमार मोदी ने प्रस्तुत किया था। वर्ष 2024-25 का आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 का बजट वर्तमान उप मुख्यमंत्री सह वित्त मंत्री सम्राट चौधरी द्वारा प्रस्तुत किया गया। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे है, बिहार सरकार के द्वारा कर्मचारियों के वेतन एवं पेंशन पर अपने समस्त संसाधनों का विकास कितना प्रतिशत व्यय किया जाता है? तो ये तो स्टार मार्किंग क्वेश्चन हो गया। क्यों? यहाँ देखिए, उपयुक्त में से कोई विकल्प सही नहीं है। बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा प्रकाशित उत्तर पत्र में इस प्रश्न के उत्तर तारांकित किया गया है। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार 2023-24 में बिहार सरकार का वेतन एवं पेंशन का कुल व्यय जो है 1,50,000 मतलब 52,677 करोड़ रुपए, जो कि कुल व्यय का 27.7% कर्मचारी को मिलता है पैसा। बिहार राज्य विभाजन पूर्व में कितने औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकरण थे? तो आंसर हो जाएगा 6 था टोटल। आदित्यपुरम, बोकारो, पटना, रांची, दरभंगा एवं मुजफ्फरपुर। बिहार राज्य विभाजन पूर्व में 6 यथा आदित्यपुर, बोकारो, पटना, रांची, दरभंगा, मुजफ्फरपुर औद्योगिक विकास क्षेत्र प्राधिकरण थे। वर्तमान में पटना हो गया, भागलपुर, मुजफ्फरपुर और दरभंगा को औद्योगिक विकास क्षेत्र प्राधिकरण के रूप में अधिसूचित किया गया है। बिहार राज्य पर्यटन विकास निगम की टैगलाइन क्या है? अच्छा क्वेश्चन है, पर्यटन वाले का टैगलाइन पूछा हुआ है। तो ये है बीसफुल बिहार। बिहार राज्य पर्यटन विकास निगम राज्य में पर्यटन के विकास के लिए जिम्मेदार है। बिहार राज्य पर्यटन विकास निगम की टैगलाइन है ब्लिसफुल बिहार। यहाँ कह रहा है नीति आयोग के स्वास्थ्य सूचकांक 2019 के अनुसार बिहार राज्य का स्कोर क्या है? ये 2019 का है, तो फिर ये मेरे काम का है नहीं, इसको छोड़ दिया जाए। यह विकल्प चुनिए जो बिहार की सतत निश्चय भाग 2 योजना का हिस्सा नहीं है। देखिए, युवा शक्ति बिहार की प्रगति, ये तो था। सशक्त महिला, सक्षम महिला, ये भी था। 7 गो है टोटल, अभी हम आपको 7 बताएंगे। हर घर सिंचाई का पानी, ये भी था, लेकिन सभी के लिए वायु मार्ग ये नहीं था। यही आंसर हो जाएगा, ये नहीं था। देखिए यहाँ पे कि बिहार बजट अनुमान 2022-23 के आत्मनिर्भर विकास के 7 निश्चय भाग 2 वित्तीय वर्ष 2022-23 में योजना निम्न है। 1 नंबर में है युवा शक्ति बिहार की प्रगति, सशक्त महिला, सक्षम महिला, हर खेत में या हर खेत तक सिंचाई का पानी, स्वच्छ गांव समृद्ध गांव, स्वच्छ शहर विकसित शहर, सुलझा संपर्कता और सबके लिए अतिरिक्त स्वास्थ्य सुविधा। बिहार सरकार के 7 निश्चय में निम्न में से कौन सा विकल्प नहीं था? महिला रोजगार, साफ पीने का पानी, सभी परिवार को बिजली आपूर्ति था, बाल कल्याण नहीं था, ये नहीं था। एक बार फिर से पढ़ते हैं। ध्यान रखिए, 7 निश्चय है, वो 7 निश्चय 2 था। बिहार राज्य ने 5 वर्षों के लिए न्याय के साथ विकास आधारित साझा कार्यक्रम तय किया। सरकार द्वारा विकसित बिहार के लिए 7 निश्चय लिए गए हैं, अतः उन्हें सुशासन के कार्यक्रम 2015-20 में सम्मिलित किए गए हैं, जिसे मंत्रिमंडल सचिवालय द्वारा 21 सितंबर 2016 को लागू किया गया। 7 निश्चय में शामिल क्या क्या था? 1 नंबर में था आर्थिक हल, युवाओं को बल। 2 में था आरक्षित रोजगार, महिलाओं का अधिकार।
तीसरा था हर घर बिजली लगातार, अगला था हर घर नल का जल, घर तक पक्की गली गली नलियाँ, और शौचालय निर्माण, घर की सम्मान। अगला अवसर बढ़े आगे बढ़े, और अगला तो हम बता ही दिए निश्चय 2 का भी। 2021-22 के दौरान बिहार में राजकोषीय घाटा अनुमानित है, तो ये पुराना डाटा है। नया वाला डाटा जो है हेतु यह जो है इतना रुपए के अनुमान है, उत्पादन में इतना प्रतिशत रहा 2.98%। बिहार में अप्रैल जून 2018 के दौरान विकास क्षेत्र के सर्वाधिक एफडीआई इक्विटी अंतर्प्रवाह का आकर्षित किया। तो पुराना क्वेश्चन है, इसको रहने दीजिए। यहाँ देखिए गुल्लक बच्चा बैंक कहाँ है, स्टार लगा दीजिए, अच्छा क्वेश्चन है। ये पटना में है। देखिए क्या है ये गुल्लक बच्चा बैंक गरीब बच्चों का एक सामूहिक बैंक है जो पटना में स्थित है। इसमें पटना के स्लम बस्ती के 500 से अधिक बच्चों अपनी बचत के 5-10 रुपये जमा करते हैं और इस पैसों को अपनी शिक्षा के अलावा अन्य आकस्मिक जरूरतों के लिए इस्तेमाल करते हैं। यह बैंक बिहार सरकार के मानव संसाधन विकास विभाग की संस्था किलकारी बिहार के जरिए संचालित होता है। इस बैंक का संचालन बच्चों द्वारा ही किया जाता है। अगला है बिहार में औद्योगिक वित्तीय सहायता प्रदान करने हेतु कौन प्रमुख वित्तीय संस्थान है। बहुत अच्छा क्वेश्चन। तो बिहार राज्य वित्त निगम है, बिहार राज्य वित्त निगम है। देखिए बिहार में औद्योगिक वित्तीय सहायता प्रदान करने हेतु बिहार राज्य वित्त निगम की स्थापना 1954 में कर दिया गया था। कथन कारण वाला क्वेश्चन है। कह रहा है कथन में कि दक्षिण बिहार उत्तरी बिहार की अपेक्षा अधिक विकसित है। देख लेते हैं। दक्षिण बिहार में उद्योग का विकास हुआ है। उपयुक्त दोनों कथन संदर्भ में कौन सा सही है। ये दोनों सही है, ये सही है और इसका वो रीजन भी सही दिया गया, व्याख्या भी सही किया गया है। यहाँ से पढ़ लीजिए जरा इस चीज़ को। देखिए कह रहा है वर्तमान में दक्षिण बिहार जो है उत्तर बिहार की अपेक्षा अधिक विकसित है, परंतु वर्ष 2000 से पहले दक्षिण बिहार अर्थात वर्तमान झारखंड उत्तरी बिहार की अपेक्षा कम विकसित था। दक्षिण बिहार का अल्प विकास का अलग ही राज्य निर्माण मूल मुद्दा रहा है। ठीक है, दक्षिण बिहार खनन प्रधान क्षेत्र रहा है, फलस्वरूप खनिज पर आधारित उद्योग का विकास दक्षिण बिहार में अपेक्षा अधिक है। जमशेदपुर, धनबाद, बोकारो आदि दक्षिण बिहार के प्रमुख औद्योगिक नगर भी है। अगला है आपका सुनंदिनी कार्यक्रम का संबंधित है। सुनंदिनी तो ये जो है ना आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं से रिलेटेड ये कार्यक्रम है। देखिए कह रहा है वर्ष 2021 में सामाजिक कल्याण विभाग एवं बिहार मुक्त विद्यालय शिक्षा एवं परीक्षा बोर्ड बी बोस के संयुक्त प्रयास से आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं की शैक्षणिक योग्यता के दृष्टिकोण एवं ऑनलाइन शिक्षा प्राप्त करने हेतु सुनंदिनी कार्यक्रम की शुरुआत की गई थी। अगला है निम्नलिखित में से कौन भूमि रिकॉर्ड अधिकारी है। भूमि का रिकॉर्ड रखने वाला अधिकारी कौन। तो पटवारी, कर्मचारी जिसको बोलते हैं। देखिए पटवारी या लेखपाल राजस्व विभाग में ग्राम स्तर पर अधिकारी होता है। पटवारी प्रणाली की शुरुआत सर्वप्रथम शेरशाह सूरी के शासनकाल में हुई थी। बाद में अकबर ने इस प्रणाली को बढ़ावा दिया। शेरशाह सूरी के दरबार में भू अभिलेख मंत्री टोडरमल द्वारा पटवारी पद का सृजन किया गया, जिसका कार्य किसान और उनकी जोत के कागजात को बनाना एवं उसका संरक्षण करना होता था। कृषि एवं सिंचाई का क्वेश्चन अब देखिए 2017-18 में बिहार राज्य में कृषि कार्यक्रम जनसंख्या का प्रतिशत क्या है। तो ये हम लोग के लिए कोई काम का क्वेश्चन नहीं है, हमारे लिए काम का ये डाटा रहेगा इसके अंदर। देखिए यहाँ से आर्थिक सर्वेक्षण 2024 के अनुसार राज्य के 75% से अधिक आबादी कृषि कार्य में संलग्न है। 75% से भी ज़्यादा, एकदम लेटेस्ट न्यूज है। बिहार में किसका भारत में किसका भारत के भी 1 मिनट बिहार में किसका भारत के वार्षिक उत्पादन का 71% हिस्सा पैदा होता है। तो वह है लीची का। सबसे ज़्यादा लीची बिहार में। देखिए बिहार में भारतवर्ष के वार्षिक उत्पादन 71% हिस्सा फलों में लीची जो है बिहार के मुजफ्फरपुर, सीतामढ़ी, वैशाली, दरभंगा, समस्तीपुर जिलों में लीची का उत्पादन होता है। अगला प्रश्न है कि बिहार में कृषि भूमि की जोत का औसत आकार दूसरे राज्यों की तुलना में बहुत ही छोटा है। न्यूनतम से द्वितीय है, नीचे से एकदम छोटा है। कह रहा है बिहार में कृषि योग्य भूमि का कितना प्रतिशत भाग सिंचित है बिहार का। अच्छा क्वेश्चन है। तो 50% से अधिक भाग। देखिए प्रश्न काल जब पूछा गया था उत्तर ए सही था। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार वर्ष 2023 में बिहार में सकल कृषि उत्पाद 76 पॉइंट इतना लाख है, जिसमें सकल 56.97 लाख है।
इसे देखिए, बिहार के क्षेत्रफल में कुल बोई गई भूमि का प्रतिशत कितना है। तो ये तो पहले का क्वेश्चन है। नया वाला देखिए डाटा 2024-25 के आधार पर जो किया गया है, कुल बोई गए जो क्षेत्र है वो 51.2 लाख हेक्टेयर है आपका, 51.2 लाख, जो बिहार के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का लगभग 54.6% है। इतना लाख है ना, तो प्रतिशत में इतना है 54.6%। बिहार में सिंचाई के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। ये 2005 का क्वेश्चन है, ठीक है, जबकि हमको अब तो लेटेस्ट देखना होगा जो यहाँ से देखिए के अनुसार बिहार में नलकूप सिंचाई का मुख्य स्रोत है, जो कुल सिंचाई क्षेत्रफल के 21.3% सिंचित करता है। नहरों द्वारा 10.2% होता है, और जो सबसे ज़्यादा है नलकूप से 21.3% टोटल सिंचाई होता है। बिहार एवं उत्तर प्रदेश राज्य की संयुक्त सिंचाई परियोजना है, तो इसी को बोलते हैं गंडक परियोजना, जो संयुक्त परियोजना है। डिटेल जानना है तो देखिए, गंडक परियोजना बिहार एवं उत्तर प्रदेश की संयुक्त परियोजना है। यह बिहार के वाल्मीकि नगर के निकट गंडक नदी पर निर्मित है। इसका लंबाई जो है 743 मीटर तथा चौड़ाई 10 मीटर है। इस पर दो नहरें निकाली गई है। एक जो है निकाला गया है तिरहुत नहर, जो पश्चिम की ओर बहेगी, और दूसरा सारण नहर, जो कि पूरब की ओर। तिरहुत नहर से सारण जिले के 4.8 हेक्टेयर भूमि को सिंचाई होती है, तथा सारण नहर से पश्चिम चंपारण, मुजफ्फरपुर, दरभंगा जिलों की लगभग 6.9 लाख हेक्टेयर भूमि की सिंचाई की जाती है। गंडक नदी मध्य हिमालय नेपाल से निकलकर बिहार और उत्तर प्रदेश की सीमा बनाती है। ध्यान रखिएगा, ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। मध्य से निकलकर नेपाल और बिहार उत्तर प्रदेश की सीमा बनाती है। यह सोनपुर के समीप गंगा में आके मिल जाती है। अगला है, निम्नलिखित नहर प्रणालियों में किससे बिहार के क्षेत्र में सिंचाई होती है। तो आंसर हो जाएगा त्रिवेणी नहर के द्वारा बिहार में सिंचाई होती है। प्रश्न के अनुसार दिए गए विकल्पों में से त्रिवेणी नहर से बिहार के क्षेत्र में सिंचाई होती है। यह नहर जो है चांदन सिंचाई परियोजना के संबंधित या पश्चिम चंपारण जिले में स्थित है। अच्छा, बिहार की सिंचाई क्षमता अंततः कितनी है। तो इतना लाख हेक्टेयर है, ये 2095 का है, बहुत पहले का है। समझे, तो इस क्वेश्चन को डिलीट किया जाए। आगे देखिए, कह रहा है बिहार के किस जिले में गेहूं का उत्पादन सर्वाधिक होता है, और ये 2024 में पूछा गया है, बीपीएससी का जो री एग्जाम हुआ था। तो आंसर होगा रोहतास, उस समय का 2024 का। फिलहाल और आगे का है क्या डाटा, देखते हैं इसमें। यहाँ देखिए, आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार सर्वाधिक गेहूं का उत्पादन रोहतास जिला में हुआ, ठीक है। उसके बाद मुजफ्फरपुर में हुआ, फिर भोजपुर में हुआ। रोहतास, अच्छा क्या चीज़ है, सर्वाधिक गेहूं, ठीक है, रोहतास, मुजफ्फरपुर, फिर भोजपुर। दक्षिण बिहार में प्रचलित परंपरा जल संरक्षण सिंचाई पद्धति कहलाती है, तो इसको आहर पाइन कहते हैं। बहुत अच्छा, दक्षिण बिहार में प्रचलित जो परंपरा जल संरक्षण सिंचाई इसको बोलते हैं, इसको आहर पाइन बोलते हैं। यहाँ पे है आपका कि दक्षिण बिहार में प्रचलित जो परंपरा है जल संरक्षण सिंचाई पद्धति आहर पाइन कहलाती है। इसमें जल संसाधन के प्रबंधन हेतु प्राधिकरण तालाबों एवं वाहिकाओं नहरों का प्रयोग किया जाता है। आगे है, मोटा अनाज को चमत्कारिक अनाज और भविष्य की फसल कहा जाता है, क्यों। इसको इसलिए कहा जाता है, सूखा सहिष्णु फसल है ये। मोटे अनाज को चमत्कारी अनाज और भविष्य की फसल कहा जाता है, क्योंकि ये पोषक तत्वों से युक्त होता है। इसमें सूखा सहिष्णु फसल असंवेदनशीलता और जलवायु परिवर्तन के प्रति अनुकूलता पाई जाती है। गौर से सुनिएगा, बिहार के किस जिले में मखाना का उत्पादन सबसे अधिक होता है। ये क्वेश्चन आया था 24 में, री एग्जाम हुआ था तब। तो मधुबनी था उस समय। फिलहाल अभी देख लेते हैं, करा दिए विकल्प में बिहार में मधुबनी जिले में मखाना का उत्पादन सबसे अधिक होता है। दरभंगा, सीतामढ़ी, सहरसा, कटिहार मखाना उत्पादन के अन्य जिले भी हैं। बिहार के किस कृषि जलवायु क्षेत्र में सबसे अधिक जिले हैं। बिहार के किस कृषि जलवायु क्षेत्र में सबसे अधिक जिले हैं। तो आंसर हो जाएगा उत्तर पश्चिम में है आपका। बिहार कृषि जलवायु क्षेत्र 4 में आता है, जिसे मध्य गंगा का मैदानी क्षेत्र कहा जाता है। मिट्टी के लक्षण, वर्षा, तापमान एवं भूभाग के आधार पर बिहार को 3 उप क्षेत्रों में, पहला है आपका उत्तर पूर्व, उत्तर पश्चिम जलोढ़ मैदान तथा दक्षिण बिहार का जलोढ़ीय मैदान में बांटा गया है। क्वेश्चन हमारा था ऊपर में है, मैं पढ़ के सुना रहा हूँ। बिहार के किस कृषि जलवायु क्षेत्र को सबसे अधिक जिले है। तो उत्तर पश्चिम,
उत्तर पश्चिम में आपको चंपारण, दोनों चंपारण वगैरह आ जाता है, ऊपर जितना कॉर्नर है वो सब आ जाता है। देखिए दक्षिण बिहार जलोढ़ मैदान को पुनः दक्षिण पूर्व ए और दक्षिण पश्चिम बी में वर्गीकृत किया गया है। आगे देखिए कह रहा है उत्तर पश्चिम जोन में कुल 12 जिले शामिल है। उत्तर पश्चिम जो जोन है आंसर उसमें, जबकि उत्तर पूर्व में 8 जिला शामिल है। दक्षिण बिहार जलोढ़ मैदान जोन में 17 जिले शामिल है, जिसमें से दक्षिण पूर्वी जोन ए में 6 जिले तथा दक्षिण पश्चिम जोन में बी में 11 जिले शामिल है। इस प्रकार स्पष्ट है कि सर्वाधिक जिले उत्तर पश्चिम जोन में शामिल है। यहाँ देखिए बिहार के किस जिले में लीची का उत्पादन सर्वाधिक होता है? तो बच्चा बच्चा जानता है, मुजफ्फरपुर में सबसे ज़्यादा आता है। देखिए बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 के अनुसार बिहार में वर्ष 2022-23 में सर्वाधिक लीची का उत्पादन मुजफ्फरपुर जिला में इतना टन हुआ है। उसके बाद सिवान में इतना टन हुआ है। सोनपुर छपरा बिहार के अन्य जिले भी है, किंतु सारण जिला है जिसे छपरा के नाम से भी संबोधित करते हैं। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार वर्ष 2023-24 सर्वाधिक लीची का उत्पादन मुजफ्फरपुर जिला में ही हुआ था। बिहार का सर्वाधिक जूट उत्पादक जिला कौन सा है? तो आंसर हो जाएगा पूर्णिया जिला जो है सबसे ज़्यादा जूट का उत्पादन यहाँ होता है। ये 2017 का क्वेश्चन था, ध्यान रखिएगा। ये क्वेश्चन को मैं कट कर दे रहा हूँ। अब आइए यहाँ पे नया वाला डाटा 2023-24 के अनुसार जो अगर देखिएगा तो सर्वाधिक जूट मेस्ता उत्पादन पश्चिम बंगाल राज्य में, कहाँ पे? पश्चिम बंगाल राज्य में होता है। पश्चिम बंगाल कुल बजट जूट एवं मेस्ता के उत्पादन में इतना प्रतिशत, असम उसके बाद आता है, फिर बिहार आता है। ठीक है, बिहार में इतना टन जूट उत्पादन तीसरे स्थान पर रहा है। यहाँ कहा बिहार सरकार की ऑर्गेनिक कॉरिडोर योजना के तहत निम्नलिखित में से किसके किनारे पास जैविक कृषि को बढ़ावा दिया जाएगा? तो ये हो जाएगा गंगा नदी के किनारे। देखिए बिहार सरकार ऑर्गेनिक कॉरिडोर जैविक कॉरिडोर योजना के तहत गंगा नदी से सटे 13 जिले में जैविक कृषि को बढ़ावा दिया जाएगा। बिहार में लीची उत्पादन है, ये तो डाटा ही पूछ दिया, 2018 का है, लेटेस्ट तो मौजूद है नहीं, तो इसको मैं छोड़ रहा हूँ क्वेश्चन को। देखिए बिहार में उत्पादन की दृष्टि से चावल के बाद दूसरा फसल कौन सा है? तो गेहूं है। देखिए प्रश्न काल के समय में अलग डाटा था, ठीक है। यहाँ देखिए 2024-25 के अनुसार अगर 23-24 की बात की, गेहूं का कुल उत्पादन इतना रहा, जबकि चावल का कुल उत्पादन इतना रहा, तो चावल 1 नंबर गेहूं 2 नंबर आया। अतः वर्तमान में भी गेहूं की तुलना में चावल का उत्पादन अधिक ही रहा है। बिहार की मुख्य खाद्यान्न फसलें कौन सा है? तो इसमें आता है आपका चावल, गेहूं एवं मक्का, ये 3 के अलावा कुछ भी नहीं। देखिए बिहार में कृषि का स्वरूप क्या है? तो इसका स्वरूप जानते हैं, आत्मनिर्भर कृषि है। देखिए बिहार में कृषि का आत्मनिर्भर स्थिति वाला राज्य है। आज़ादी के बाद बिहार में सिंचित क्षेत्र बढ़ा है, लगभग 10 गुना बढ़ा है। ये क्वेश्चन बहुत आगे है, 97-98 के समय का है, तो ये क्वेश्चन को भी छोड़ना पड़ेगा क्योंकि अभी के हिसाब से सब बदल जाएगा। देखिए आज़ादी के बाद बिहार में सिंचित क्षेत्र लगभग, वर्तमान 2023-24 में बिहार में सिंचाई का क्षमता इतना लाख हेक्टेयर है। कह रहा है बिहार में कृषि का अंतर्गत क्षेत्र है, बिहार में कृषि के अंतर्गत कितना क्षेत्र है? तो फिर इसमें भी स्टार वाला क्वेश्चन आ गया। देखिए बिहार आर्थिक समीक्षा 2024-25 के अनुसार 2022-23 में 51.12 लाख हेक्टेयर क्षेत्र यानी नेट सोन एरिया बिहार में कृषि के अंतर्गत आता है। बिहार की शस्य गहनता कितनी है? ये बहुत पहले का क्वेश्चन है। फिलहाल देखिए 2022-23 के हिसाब से फसल सघनता जो 142% है, 142%। बिहार में निम्नलिखित में से किस स्थान पर पहली बार चाय बागानों की स्थापना की गई? तो ये हो जाएगा ठाकुरगंज। ये भी क्वेश्चन 2023 का ही है। देखिए बिहार में चाय बागान में पहली बार ठाकुरगंज यानी किशनगंज में स्थापित किए गए। विदित हो कि ठाकुरगंज की जलवायु असम से काफ़ी मिलती जुलती है, लेकिन उल्लेखनीय है कि बिहार में वर्तमान में लगभग 25 एकड़ भूमि पर चाय की खेती की जाती है। हालांकि किशनगंज जिला चाय की कृषि के लिए प्रमुख स्थान है, परंतु वर्तमान में पूर्णिया, कटिहार और अररिया जिले में भी कृषि प्रारंभ की गई है चाय का। कह रहा बिहार के किस जिले में सबसे अधिक नहर सिंचित क्षेत्र है? तो रोहतास हो जाएगा। ये 2020 का क्वेश्चन है। बिहार में कृषि आधारित क्षेत्र उद्योगों में किस उद्योग का प्रभुत्व रहा है? तो आंसर क्या दिया है? उपयुक्त में से एक से ज़्यादा हो जाए, जैसे गन्ना हो गया, अनाज आधारित उद्योग हो गया, दाल हो गया, ये सभी चीज़ समझे। बिहार में 2 सबसे महत्वपूर्ण कृषि आधारित उद्योग है, एक है अनाज आधारित उद्योग और एक गन्ना आधारित उद्योग।
समझे। दाल वाला तो हटा सकते हैं, लेकिन ये दोनों है। दाल भी होता है अच्छा खासा मात्रा में, याद रखिए। बिहार में निम्नलिखित में से किस अनाज का प्रति हेक्टेयर उत्पादन सबसे अधिक रहा है? तो मक्का का। अब ये क्वेश्चन आज का नहीं, 2020 का है, लेटेस्ट तो है नहीं, फिर भी हम देखते हैं एकदम लेटेस्ट वाला। रहने दीजिए, आगे देखिए। छोटा नागपुर पठार की मुख्य फसल क्या है? तो स्टार मार दिया गया है इस क्वेश्चन में, देख लीजिए यहाँ पे। कह रहा है छोटा नागपुर की मुख्य फसल चावल गेहूं मकई इत्यादि है। ये 1996 का क्वेश्चन है। बिहार राज्य की मुख्य नकद फसल जो है कैश क्रॉप कौन सा है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो गन्ना को मेनली कैश क्रॉप में रखा गया है। देखिए, बिहार की मुख्य नकदी फसल में गन्ना है, तंबाकू है, जूट है, मेस्ता है। इन सभी नकद फसल का उत्पादन हिसाब गन्ना के हिसाब से कम ही है। चुने हुए देशों की अर्थव्यवस्था के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? बहुत पुराना क्वेश्चन है, रहने दीजिए इस क्वेश्चन को। कह रहा है उत्पादन क्षेत्र की दृष्टि से बिहार में शीर्ष श्रेणी रैंकिंग की दालें कौन सी होती है? तो ये होते हैं मूंग और मसूर। ये 2020 का है, मूंग और मसूर। फिलहाल नया वाला डाटा दिया होगा तो देखते हैं जरा। बिहार उत्पादन क्षेत्र में दाल, मूंग और मसूर शीर्ष स्थान पर था। यहाँ से देखिए, बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2025 के अनुसार 2023-24 मसूर का उत्पादन इतना रहा, मूंग का उत्पादन इतना रहा। सेम ही है, इस बार भी ये ज़्यादा ही है। देखिए, बिहार में कृषि और ग्रामीण विकास के लिए किस प्रकार के बैंक स्थापित करने का प्रस्ताव है? तो कृषि यंत्र बैंक। 2022 का ये क्वेश्चन है। देखिए, अक्टूबर 2021 में बिहार में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा शुरू की गई रबी महाअभियान के समय किसानों की आधुनिक तरीके से खेती करने हेतु जरूरी कृषि यंत्रों के लिए कृषि यंत्र बैंक स्थापित करने की घोषणा की गई। इसके तहत राज्य में विभिन्न जिलों में 100 से अधिक कृषि यंत्र बैंक की स्थापना की जाएगी। भारत के राज्यों में से जूट उत्पादन की दृष्टि से बिहार का स्थान क्या रहा है? तो ये 2018 का क्वेश्चन है। देखिए, 2023-24 में जूट और मेस्ता उत्पादन की दृष्टि से द्वितीय स्थान पर बिहार है। प्रथम स्थान पर पश्चिम बंगाल है, द्वितीय पर बिहार है, तृतीय स्थान पर असम का नंबर आता है। बिहार, पश्चिम बंगाल, मतलब पश्चिम बंगाल, बिहार, तब असम, ऐसे करके। खनिज संसाधन की बात करते हैं। भारत में सिलिकॉन घाटी का नाम किसे दिया गया है? तो ये बंगलौर को दिया गया है भारत में। कर्नाटक के बेंगलोर को भारत की सिलिकॉन घाटी की संज्ञा दी जाती है। देखिए, 1 जनवरी 2003 को बिहार में कोयले के भंडारण थे कितना मिलियन टन? ये क्वेश्चन 2005 का है, उस हिसाब से पूछा गया है। तो ये क्वेश्चन हमारे काम का नहीं है। यहाँ देखिए, बिहार में 1 अप्रैल 2022 तक कोयले का भंडारण इतना टन था। निम्न में से कौन या कौन कौन से खनिज बिहार में मिलते हैं? कौन कौन सा खनिज बिहार में मिलता है? तो देखिए, कोयला मिलता है, अच्छा है। लोहा भी मिलता है आपको, मैंगनीज भी मिलता है, पेट्रोलियम नहीं मिलता है। सी आंसर जाएगा। ये 2000 का क्वेश्चन है। अभी फिलहाल के हिसाब से देखते हैं। देखिए, 2022 के अनुसार बिहार में उत्पादन होने वाली खनिज में कोयला, माइका, क्वार्टजाइट, सिलिका बालू जिसको बोलते हैं। क्वार्ट्ज का मतलब क्वार्टजाइट एक होता है, टॉल्क या सुपस्टोन, स्टीएटाइट, बॉक्साइट, चाइना क्ले, फेल्सपार, फायर क्ले, सोना, ग्रेनाइट, आयरन अयस्क, हेमाटाइट, मैग्नेटाइट दोनों, लेड, जिंक, पायराइट एवं चूना पत्थर। इतना सारा चीज़ बिहार में मिलता है। करेक्ट। ये 2020 का क्वेश्चन है कि खनिज और जिले के निम्न जोड़ों में से कौन सा जोड़ा सही है? तो ये जो लाइम स्टोन है ये कैमूर में मिलता है, ये सही बताया गया है। यहाँ देखिएगा, इंडिया मिनरल्स ईयर बुक 2020-21-22 के अनुसार बिहार में कैमूर जो हो गया, भभुआ जिसको बोलते हैं, मुंगेर तथा रोहतास जिले में लाइम स्टोन, माइका नवादा जिले में। देखिए, कैमूर, मुंगेर और रोहतास जिले में लाइम स्टोन, ठीक है। माइका नवादा में क्वार्टजाइट, लखीसराय में, मुंगेर में और नालंदा में जिले में, लेड, जिंक बांका में, रोहतास जिले में पाए जाते हैं। बिहार में लोहा अयस्क कहाँ मिलेगा? तो ये सीमूप जिले में मिलेगा। ये 1996 है, उस समय झारखंड साथ में ही था।
देखिए, प्रश्नकाल के समय संयुक्त बिहार के संदर्भ में दिया गया। 1990 में सिंहभूम जिले पूर्वी सिंहभूम पश्चिम सिंहभूम में विभाजित किया गया। इंडिया मिनरल्स ईयरबुक 2023 के अनुसार बिहार में लौह अयस्क का प्रमाणित भंडार शून्य है। लोहा हुआ है नहीं बिहार में। भारत में बिहार अग्रणी उत्पादक है क्या चीज़ में? तो आंसर हो जाएगा अभ्रक में। ये बहुत पहले का क्वेश्चन है। देखिए, प्रश्न है संयुक्त बिहार झारखंड के साथ अभ्रक का सर्वाधिक उत्पादन होता था। इंडियन मिनरल्स बुक 2023 के अनुसार पाइराइट उत्पादन में बिहार अग्रणी है। ध्यान रखिएगा, नया में अभ्रक के उत्पादन में आंध्र प्रदेश और राजस्थान अग्रणी रहा है। ये सब क्वेश्चन जो है बिहार के किस जिले के अभ्रक का भंडार है? अभ्रक का भंडार किस जिला में? तो इसमें से कोई नहीं आंसर जाएगा। बिहार के नवादा जिला में, समझे, अभ्रक का भंडार मिलेगा 2022 के अनुसार। वो भी आगे कह रहा है भारत में निम्नलिखित उत्पादन में बिहार का एक अधिकार रहा है। तो पाइराइट के बारे में कह रहा है। देखिए, भारत में पाइराइट के उत्पादन में बिहार का एक अधिकार रहा है। इंडियन मिनरल्स बुक 2023 के अनुसार बिहार में देश में 94% पाइराइट का भंडार है अभी भी। बिहार के निम्नलिखित में से किस जिले में सोना पाया जाता है? तो सोना जमुई के बारे में कहा गया, निकलता तो नहीं है लेकिन यहाँ बहुत ज़्यादा सोना कहा जा रहा है कि है। देखिए, प्रश्नगत विकल्पों में से बिहार में जमुई जिले में सोना पाया जाता है। इसके अतिरिक्त यहाँ लौह अयस्क, मैग्नेटाइट, क्वार्टजाइट, सिलिका बालू आदि पाए जाते हैं। यह जिला तंबाकू उत्पादन या टसर रेशम उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। ज्ञातव्य हो कि जमुई जिला 2091 में मुंगेर जिले से अलग होकर बना था। वर्तमान समय में यह मुंगेर प्रमंडल का ही हिस्सा है। आगे कर रहा है बिहार के किस जिले में सबसे अधिक सोने का भंडार मिला है? तो वही बात है, जमुई ही कहिएगा। आगे है बिहार में कोयले का अनुमानित भंडार कितना है? तो ये 2008 का क्वेश्चन है। तो अभी फिलहाल का नया देखते हैं नीचे। 1 अप्रैल 2022 तक स्थिति के अनुसार प्रश्नकाल में बिहार में कोयले का अनुसार भंडार 16 करोड़ टन था, लेकिन अभी भंडार इतना है, मिलियन टन। देखिए, संसार का सर्वोत्तम खनिज अभ्रक प्राप्त होता है। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? हजारीबाग से, समझे। देखिए, ये कब का है? 95 का क्वेश्चन है। देखिए यहाँ पे क्या कर रहा है, अभ्रक हजारीबाग, गिरिडीह, कोडरमा से प्राप्त होता है। यहाँ लगभग 80% अभ्रक झारखंड में प्राप्त होता है। बिहार के नवादा जिले में अभ्रक भंडार है। आगे क्वेश्चन है आपका कि मूरी जाना जाता है, तो क्या हो जाएगा? एल्युमिनियम प्लांट हेतु। ये बहुत पहले का क्वेश्चन है। यहाँ कह रहा है मूरी में हिंडाल्को का एल्युमिनियम शोधन संयंत्र वर्तमान में मूरी झारखंड राज्य में स्थित है। देखिए, कौन सा प्रमुख उद्योग मूरी में स्थित है? तो एल्युमिनियम ही हो जाएगा। अगला है पलामू रांची किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? तो लोहा के लिए प्रसिद्ध है। ये अच्छा क्वेश्चन है, ये पहले का क्वेश्चन है। देश के कुल खनिज उत्पादन का कितना प्रतिशत बिहार में प्राप्त होता है? तो ये बहुत पहले का क्वेश्चन है, तो ये सब छोड़ दीजिए। कह रहा है देश में कच्चे तांबे के उत्पादन में बिहार का क्या स्थान है? तो ये बहुत पहले का क्वेश्चन है, तो ये सबको छोड़ना पड़ेगा। ये सब बहुत पहले का क्वेश्चन, इसको मैं छोड़ दे रहा हूँ, ठीक है। ये सब डाटा का क्वेश्चन कोई फायदा है नहीं हम लोग को पढ़ के। ये पढ़ सकते हैं, 2022 का ये क्वेश्चन है, ठीक है। कह रहा है बिहार में खनिज उत्पादन के साथ निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। इसको यहाँ से समझिए जरा। कह रहा है कि प्रश्न में दिए गए कथनों में सभी कथन सही है, समझे। रोहतास में पाइराइट का सर्वाधिक भंडार है, ठीक है। आगे कह रहा है चूना पत्थर कैमूर, भभुआ, मुंगेर एवं रोहतास जिले में पाया जाता है। आगे जमुई जिले में सोने का भंडार पाया जा गया है। कह रहा है सबसे अधिक तेल निर्यातक देश कौन सा है? तो ये बहुत पहले का क्वेश्चन है, समझे। तो इस क्वेश्चन को स्किप कर रहा हूँ, बहुत पहले का क्वेश्चन पढ़ के कोई फायदा नहीं है। ये सब क्वेश्चन बहुत पहले का, ठीक है। अब आइए यहाँ देखिए, जनसंख्या एवं नगरीकरण से रिलेटेड जो क्वेश्चन उसको देखते हैं। सन 2001 की जनगणना की रिपोर्ट के अनुसार, तो ये बहुत पहले का है, तो इसको छोड़ देंगे। 2011 की जनगणना में बिहार निम्नलिखित में से जिलों में से किसमें अनुसूचित जनजाति जनसंख्या का प्रतिशत सर्वाधिक था? कटिहार में। यहाँ देखिए, 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार के अनुसूचित जनजाति की सर्वाधिक प्रतिशत वाला जिला जो था पश्चिम चंपारण था, 1 नंबर। कटिहार था, फिर जमुई था, बांका था, पूर्णिया था।
जिन्हें सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति। अच्छा, ऑप्शन के हिसाब से कटिहार को आप टिक किए हैं, वरना पश्चिम चंपारण 1 नंबर पे आएगा, पश्चिम चंपारण। देखिए वर्ष 2022 के अनुसार ये बहुत बहुत पुराना डाटा है। बिहार राज्य की शिशु 2008 के हिसाब से बहुत पहले का है। लेटेस्ट वाला इसमें दिया है क्या, देखिए यहाँ पे सभी बहुत पहले का है। आगे ये भी क्वेश्चन छोड़ दीजिए, बहुत पुराना क्वेश्चन है। अरे ये सब तो बहुत पहले का है। देख रहा हूँ, जो नया होगा वही पढ़ेंगे, ज़्यादा पहले का पढ़ के कोई फायदा है नहीं। क्वेश्चन यहाँ ये देखिए, ये क्वेश्चन 2023 का है। कह रहा है भारत की कुल जनसंख्या के सापेक्ष बिहार की जनसंख्या का प्रतिशत क्या है, तो ये 8.51% है तकरीबन। ये बहुत पहले का है, 2000 का क्वेश्चन है, 2022। ये देखते हैं 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार के किस जिले में पुरुषों से ज़्यादा महिला है। ये तो गोपालगंज है अभी भी। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार राज्य के गोपालगंज जिले में महिलाओं की जनसंख्या पुरुषों की जनसंख्या की तुलना में अधिक है, अर्थात 1000 पुरुष पर वहाँ 121 महिलाएं हैं। 1021 मतलब 21 ज़्यादा है। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार राज्य का लिंगानुपात 918 रहा है, और भारत का 954 रहा था, और 1106 प्रति व्यक्ति जो है वर्ग किलोमीटर में रह रहा है। बिहार राज्य में कुल जनसंख्या कितना है, बहुत पहले का डाटा है। ज़्यादा पुराना क्वेश्चन को मैं छोड़ रहा हूँ, जैसे ये सब 92 का है, सब हम लोग के काम का है नहीं फिलहाल क्वेश्चन। ये क्वेश्चन काम का हो जाएगा। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार राज्य का जनसंख्या के अनुसार देश में कौन सा स्थान रहा है, तो ये 3य स्थान रहा है। ये ठीक है। अगला बहुत पहले का है। कह रहा है बिहार के निम्नलिखित जिलों को आरोही दशकीय जनसंख्या वृद्धि 2001 से 2011 के अनुसार सही क्रम कौन सा है, तो ये बी है। सिवान से ज़्यादा किशनगंज का वृद्धि हुआ, फिर मधेपुरा का हुआ। वर्ष 2001 से लेकर 2011 के मध्य दिए गए विकल्पों में सिवान के बाद किशनगंज के बाद मधेपुरा सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर्ज करने वाले जिले हैं। सिवान में 22.70%, किशनगंज में 30.44%, मधेपुरा में 31.1% जनसंख्या वृद्धि दर हुआ है। करा बिहार के वे जिले कौन से हैं जिसमें 2001 से 2011 में क्रमशः सबसे कम ग्रामीण महिला साक्षरता दर थी, तो आंसर क्या दिया, किशनगंज और सहरसा। किशनगंज और सहरसा आंसर हो जाएगा। देखिए यहाँ पे जरा 2001 की जनगणना के अनुसार सबसे कम ग्रामीण महिला साक्षरता दर किशनगंज जिले में रही है, जो कि 15.4% थी। इसी अवधि में ग्रामीण पुरुष साक्षरता 39.5% तथा संपूर्ण ग्रामीण साक्षरता 27.8% रही है। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार किशनगंज का ग्रामीण महिला साक्षरता 44.74% है, सहरसा का ग्रामीण महिला साक्षरता 39.2%, मधेपुरा का ग्रामीण महिला साक्षरता 40.56% तथा सुपौल का ग्रामीण महिला साक्षरता 43.82% है। इस प्रकार दिए गए विकल्प में तो समझ गए होंगे, किशनगंज और सहरसा का रही है सबसे कम। यहाँ करा 2011 में बिहार के कितने जिलों में 10 लाख से कम जनसंख्या थी, तो आंसर हो जाएगा आपका 3 गो में मात्र। देखिए 2011 में बिहार के 3 जिलों में जनसंख्या 10 लाख से कम थी। वे है शिवहर, शेखपुरा और अरवल। शिवहर, शेखपुरा और अरवल। बिहार में 2011 की जनगणना के अनुसार 35 जिलों की जनसंख्या 10 लाख से अधिक है, जिसमें सर्वाधिक पटना का रहा है, तो सबसे कम लखीसराय का रहा है। जनसंख्या 2011 के अनुसार बिहार में बाल लिंगानुपात कितना है, तो 935। जनसंख्या 2011 में मतलब बिहार में बाल लिंगानुपात 0 से 6 वर्ष की आयु का समूह में 935, मतलब 1000 बच्चा पैदा होता है ना, में 935 जो पुरुष होता है, सॉरी महिला होता है, और पुरुष 1000। 2000 ये तो बहुत पहले का डाटा है। ये बताइए क्वेश्चन करा देश की जनसंख्या के संदर्भ में बिहार राज्य का स्थान वर्ष 2011 के जनगणना अनुसार क्या है, तो 3य स्थान पर आता है।
बिहार राज्य में गरीबी रेखा के नीचे लोगों की अधिकतम संख्या होने का कारण क्या है? पहले का क्वेश्चन है, इसको छोड़ दीजिए। ये देख लेते हैं, बिहार के किस जिले में साक्षरता दर सबसे अधिक रहा है? तो आंसर हो जाएगा रोहतास। ठीक है, 2011 के जनगणना से बिहार के रोहतास जिले की साक्षरता दर सर्वाधिक है, 73.37% है। सर्वाधिक पुरुष साक्षरता 82.88%, सर्वाधिक महिला साक्षरता 62.97% वाला जिला रोहतास ही है। अच्छा क्वेश्चन है, बिहार के आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार वर्तमान राज्य में शहरीकरण का स्तर क्या है? तो आगे देखिए 16.2% है तकरीबन 2022 के अनुसार। कह रहा है भारत के राज्यों में से निम्नतम साक्षरता दर 2011 जनगणना की दृष्टि से बिहार का स्थान क्या है? तो ये अच्छा क्वेश्चन है। तो प्रथम स्थान है निम्न साक्षरता दर में, 1 नंबर पे बिहार आ गया है। कह रहा है कि 2011 के अंतिम आंकड़ों के अनुसार भारत में केरल की साक्षरता 94.0% है, सर्वाधिक है, जबकि बिहार में साक्षरता 61.8% है, जो कि न्यूनतम है। आगे आप क्या, भारत की जनगणना 2011 के अनुसार बिहार महिला साक्षरता दर क्या है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये सबसे ज़्यादा पूछ सकता है, इसकी संभावना सबसे ज़्यादा है 51.50%। ये पहले का क्वेश्चन है, छोड़ दीजिए, ये भी छोड़ दिया जाए, ये भी छोड़ दिया जाए, ये भी छोड़ दिया जाए। ये देखिए, ये क्वेश्चन थोड़ा नया है। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार के किस जिले में सर्वोच्च घनी आबादी प्रति वर्ग किलोमीटर के हिसाब से है? तो शिवहर का है। शिवहर के बाद वैशाली के बाद पटना का दरभंगा आता है। यह वैशाली से मैं हूँ, सोच के देखिए, हालत ख़राब हो रहा है, अब हम बाहर जाएंगे। भारत के 36 राज्य केंद्र शासित प्रदेशों में 2011 की महिला साक्षरता दर के अनुसार बिहार स्थान ऊपर से कौन सा रहा है? तो ये 36वां रहा है। वर्ष 2011 की जनगणना से बिहार न्यूनतम साक्षरता दर वाला राज्य है, जिसकी साक्षरता 61.8% है। इसके साथ ही बिहार न्यूनतम पुरुष व महिला साक्षरता दर वाला राज्य भी है। इस प्रकार बिहार महिला साक्षरता के संदर्भ में 36वें अर्थात न्यूनतम स्थान पर रहा है। यहाँ पे कह रहा है शहरीकरण के बढ़ते हुए स्तर के हिसाब से बिहार के निम्न जिलों का सही क्रम क्या है? 2022 का ये क्वेश्चन है। ए नंबर और नालंदा, मुंगेर, फिर पटना। भारतीय जनगणना 2011 के अनुसार बिहार राज्य में लिंगानुपात क्या है? तो 918 है। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार किस जिले में सर्वोत्तम लिंग अनुपात दर्ज किया गया? तो गोपालगंज में। देखिए यहाँ पे 1021 महिला ज़्यादा है यहाँ पे, और सबसे उसका सिवान आता है, फिर सारण आता है, फिर किशनगंज आता है। यहाँ का रहा है भारत की जनगणना 2011 के अनुसार बिहार में लिंगानुपात क्या है? तो 918 है, और भारत का है 943 तक, सॉरी तकनीम 954 का दिए थे, 943 ही है। 2001 से 2011 के दशक में निम्नलिखित जिलों में से किसमें सबसे अधिक जनसंख्या वृद्धि दर्ज की गई? तो कहाँ आंसर दीजिएगा? किशनगंज में किया गया। अगला है कि 10,000 ईसा पूर्व में विश्व की जनसंख्या कितनी थी? ये कैसा क्वेश्चन है? ये को टिक करिए, सब छोड़िए, क्वेश्चन नहीं आता है। बिहार के आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार वर्तमान में राज्य में शहरीकरण का स्तर क्या है? तो 15.3%, लेकिन फिलहाल आपको पता है 17.1% के अनुसार चला गया है। अब जो क्वेश्चन हमारा है वो वन्य जीव अभयारण्य एवं पक्षी बिहार से है। थोड़ा रुक जाइएगा, ये यहाँ के बाद ना नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे। आज का क्लास इतना ही पे स्टॉप करेंगे, और बहुत सारा क्वेश्चन, सैकड़ों क्वेश्चन आपका हम बहुत कम समय में कराते हैं,
तो आपका सजेशन कैसा है, कैसा एक्सपीरियंस रहा हमारे से क्लास करके, आपको अच्छा लगा तो आप कमेंट्स में मुझे बताइए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। पीडीएफ जाकर टेलीग्राम से ज्वाइन कर लीजिएगा। ये पूरे क्लासेस के बाद अपलोड किए जाते हैं एक बार ही। जैसे बिहार का भी करा रहा हूँ ना, बिहार का पूरा हो जाएगा तो एक पीडीएफ डाल दिया जाएगा। तब तक अदर क्लासेस देखिए और उसका पीडीएफ वहाँ से अवेलेबल है, आप डाउनलोड कर सकते हो। ऑल द बेस्ट, बाय बाय, थैंक यू।